Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss uh, the dates issue related to the depreciation. Before recording the double entries and preparing the ledger accounts of the depreciation, you should note the problems of dates. क्योंकि डेट्स इशू में ये होता है कि आपको जो सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर यू बॉट द एसेट ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर आप उसके लिए किस तरह उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और ये डेप्रिसिएशन पॉलिसीज क्या होती हैं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द डेप्रिसिएशन मेथड्स लाइक स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM and revaluation methods. Today I am going to discuss the depreciation policies, the most commonly used two depreciation policies. ठीक है, so I am going to discuss these two depreciation policies. First, I am going to write the two depreciation policies, and अब आप को सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि ये डेप्रिसिएशन पॉलिसीज एक्चुअली हैं क्या. मेथड्स तो मैंने आपको बता दिए, पॉलिसीज क्या है. द फर्स्ट डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज द चार्ज डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, कि आपने जितना अरसा उसको ओन किया उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज करें, या फिर इसको ये कह देता है फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप या मंथ बाय मंथ बेसिस. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी एसेट को बाय किया तो आप उस पर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते. अगर तो ईयर के स्टार्ट पे आपने बाय किया तो देन यू विल कैलकुलेट द फुल ईयर डेप्रिसिएशन. अदरवाइज इफ यू बॉट द एसेट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, देन यू विल नॉट कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर होल ईयर. तो यहाँ एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आपको परसेंटेजेस एंड मेथड बताया जाता है, वो परसेंटेज जो होती है दैट विल प्रोवाइड यू होल ईयर डेप्रिसिएशन. वो कभी भी एक महीने की या 1 मंथ 2 मंथ की डेप्रिसिएशन नहीं देगी. वो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलकुलेट करके कि 1 मंथ की क्या होगी या 2 मंथ्स की या 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन क्या होगी. तो वो जो परसेंटेज होती है वो आपको फुल ईयर की डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करती है कि फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है. तो आप जब भी किसी चीज से वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो वो आपको फुल ईयर की डेप्रिसिएशन दे देगी. लाइक अगर आपका 10% है और कॉस्ट है आपकी 20,000, आप उसका 10% लेते हैं तो दैट विल गिव यू 2,000, और वो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन होगी, वो 1 मंथ की नहीं होगी. आपको उसे कन्वर्ट करना होगा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन लेटर कि वो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे. तो ये मंथ ऑफ ओनरशिप का मतलब भी ये होता है कि आपने जितने मंथ ओन किया है आप उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. सेकंड जो पॉलिसी यूज की जाती है वो ये लिखा होता है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल. यानी जिस ईयर में आपने बाय किया आपने मंथ्स काउंट नहीं करने. यू डिड नॉट नो, देयर इज नो नीड टू काउंट द नंबर ऑफ मंथ्स. यू जस्ट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन नॉर्मल वे, और जो आपकी वो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी आप उसे ही रिकॉर्ड करेंगे, उसे मंथ्स के अकॉर्डिंग अपोर्शन नहीं करेंगे. और ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी फर्स्ट पॉलिसी है जो मैंने आपको फर्स्ट बताई है पॉलिसी, ये वाली चार्ज डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप या मंथ बाय मंथ बेसिस. तो इस पॉलिसी में जो प्रॉब्लम आते हैं ना, मतलब इस पॉलिसी को अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम आते हैं, वो सिर्फ ईयर ऑफ सेल में प्रॉब्लम होगा और ईयर ऑफ डिस्पोजल में प्रॉब्लम होगा. सॉरी, ईयर ऑफ परचेज में प्रॉब्लम होगा और ईयर ऑफ सेल में प्रॉब्लम होगा, जिसमें आप डिस्पोज ऑफ करेंगे. क्योंकि इन बिटवीन जितनी भी लाइफ वो आपके पास रहेगा वो तो ईयर वो आपके पास फुल ईयर रहेगा ना, क्योंकि वो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा. सिर्फ जब आपने बाय किया, अगर वो आपने ड्यूरिंग द ईयर बाय किया तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रॉब्लम होएगा. और जब आप डिस्पोज ऑफ करने जाएंगे जिस ईयर में, वो भी अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ किया तो उस ईयर में प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि उस ईयर में वो आपके पास लेस देन 1 ईयर रहा होगा. और जब आपने बाय किया ड्यूरिंग द ईयर तो उस ईयर में भी वो आपसे आपके पास 1 साल से कम अरसा रहा होगा. वो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, आपको ज्यादा समझ आएगी. तो इस यानी ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और मंथ्स.
चले, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि डेप्रीसिएशन फॉर मंथ्स ऑफ ओनरशिप हम करेंगे कैसे। इस पॉलिसी में वी विल कैलकुलेट डेप्रीसिएशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने लिया है, ईयर ऑफ परचेज से आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह करेंगे वो अभी अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, मैंने अभी वर्ड यूज किया फाइनेंशियल ईयर। तो हमने कैलेंडर ईयर्स को नहीं देखना, फाइनेंशियल ईयर को देखना है कि बिजनेस का ईयर कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। तो वो हमें अगर एंडिंग डेट पता चल जाएगी तो हमें फाइनेंशियल ईयर भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस पॉलिसी में जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे उसका प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया, इन द ईयर ऑफ सेल, इन द ईयर ऑफ सेल में आएगा, इन द ईयर ऑफ परचेज में आएगा। तो हम इन द ईयर ऑफ परचेज और इन द ईयर ऑफ सेल में हम नंबर ऑफ मंथ्स जो ओन किए हैं उस ईयर में हम उनको काउंट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग डेप्रीशिएट करेंगे। और इन द ईयर ऑफ परचेज में हम जब नंबर ऑफ मंथ काउंट करेंगे तो हम उसकी परचेजिंग डेट से लेकर फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट तक मंथ्स को काउंट करेंगे। इन द ईयर ऑफ यानी जब हम परचेज ईयर में नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करेंगे तो जब हमने बाय किया उस डेट से स्टार्ट करके हम ईयर एंड जो फाइनेंशियल ईयर एंड डेट है वहां तक नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, बॉट प्लांट $24,000 and bought on 1st April 2015. Calculate depreciation for the year ended 31st December 2015 at the rate of 10% on cost according to ownership months. कि आपने जितने मंथ्स ओन किया आप उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये ईयर ऑफ परचेज है। सबसे पहले आप देखेंगे उसका ईयर ऑफ परचेज है, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर पे और आपने बाय किया 1 अप्रैल 2015 पे। तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर पे तो ये स्टार्ट कब हो रहा होगा? ऑब्वियसली 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो आपने 1 जनवरी पे तो एसेट को बाय नहीं किया, आपने बाय किया 1 अप्रैल 2015 पे, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने उसको बाय किया। तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे। तो हम कैसे मंथ काउंट करेंगे वो अभी हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने देख लेना फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है और फिर उसकी स्टार्टिंग डेट क्या बन रही है। तो हम फिर यूं करेंगे कि ये अप्रैल को हमने बाय किया तो हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मंथ काउंट करेंगे। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट है उस वक्त तक काउंट करेंगे, जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट आएगी उस वक्त तक काउंट करेंगे। तो परचेजिंग डेट है 1 अप्रैल एंड ईयर एंड डेट है 31 दिसंबर। तो हम अप्रैल से 31 दिसंबर तक मंथ काउंट करेंगे। वो कितने मंथ्स बनते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अप्रैल होगा सबसे पहला मंथ क्योंकि ये इंक्लूड होंगे, अप्रैल और दिसंबर इंक्लूड होंगे। तो अप्रैल के स्टार्ट में क्योंकि हमने ले लिया तो पूरा अप्रैल भी हमारे पास रहा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये टोटल बनते हैं 9 मंथ्स। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स ये हमारे पास रहा है। तो अब हम डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी फुल ईयर की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ये जो आपको परसेंटेज दी होती है ना 10%, ये फुल ईयर की डेप्रीसिएशन की होती है, ये मंथ्स की नहीं होती। तो हम जब 24,000 कॉस्ट पे 10% लेंगे, ऑन कॉस्ट का मतलब भी मैं यहाँ आपको समझा दूं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ऑन कॉस्ट डेप्रीसिएशन होती है। तो हम 10% ऑफ कॉस्ट जब लेंगे 24,000 का 10%, तो वो बन जाएगा हमारे पास 2400। क्योंकि सबसे पहले हम एनुअल डेप्रीसिएशन उसकी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम बाद में उस पे मंथ्स के इशू को रिजॉल्व करेंगे, यानी 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन पे जाएंगे। तो जब हम एनुअल डेप्रीसिएशन निकालेंगे तो वो 10% ऑफ 24,000 हो जाएगा, वो विच इज इक्वल टू $2,400। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। तो यू विल टेक द 10%
of 24,000 which is equal to 2400. This is annual depreciation. मीन्स कि ये एक फुल ईयर की डेप्रीसिएशन है 24,000. अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे फॉर 9 मंथ्स. तो हम एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आप लोगों को पता है 12. तो सबसे पहले हम 24,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास एक मंथ की डेप्रीसिएशन आ जाए. Every time we first calculate 1 year depreciation and then multiply to the required number of month. We first calculate the 1 year depreciation and then convert into 1 month depreciation. फिर हम उसे 1 month की depreciation कर लेंगे और जो आंसर आएगा फिर उसको हम जितने भी हमारे रिक्वायर्ड मंथ हैं उनसे मल्टीप्लाई करके हम उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे. तो जब आपके पास एनुअल डेप्रीसिएशन होएगी लाइक दिस 24,000 इज द एनुअल डेप्रीसिएशन, देन यू शुड डिवाइड बाय द 12 क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं. जब आप उसे 12 से डिवाइड करेंगी तो वो आपके 12 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 1 मंथ की डेप्रीसिएशन आ जाएगी. मींस 2400 full year depreciation divided by 12 1 month depreciation and then multiply by 9 is equal to 9 month depreciation. तो 2400 divided by 12 हमने किया तो 200 आ गया. 200 into 9 किया तो हमारे पास 1800 depreciation आ गई जो 9 month की depreciation थी. Again I am repeating, first you will calculate the full year depreciation by multiplying the percentage into cost. When you will get the full year depreciation, then divided by 12 to get 1 month depreciation. आप 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि साल में 12 मंथ्स होते हैं तो 1 मंथ डेप्रीसिएशन आ जाएगी. उसे नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 9 मंथ डेप्रीसिएशन आ जाएगी. तो फर्स्ट ईयर में ये आप 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इस ईयर में वो हमारे पास फुल ईयर नहीं रहा. हमने उसे सिर्फ 9 मंथ ओन किया है तो हम 9 मंथ की डेप्रीसिएशन लेंगे. बट रेस्ट ऑफ लाइफ तो वो हमारे पास तब तक फुल ईयर ही रहेगा. मतलब 2016 में हमारे पास फुल ईयर होगा क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे पास होगा और फुल ईयर रहेगा तो 2016 में उस पर फुल ईयर की डेप्रीसिएशन है. 2017 में भी फुल ईयर की है. अनटिल के हम उसे डिस्पोज ऑफ ना कर दें तब तक हम इस एसेट पे फुल ईयर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते रहेंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग कि आप ईयर ऑफ परचेज में, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप ईयर ऑफ परचेज में आपको मंथ का इशू होएगा, आपको ईयर ऑफ डिस्पोजल में मंथ का इशू होएगा. ड्यूरिंग लाइफ जो है ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल को निकाल दें, बाकी सारी लाइफ वो आपके पास फुल ईयर रहेगा तो उसमें आप फुल ईयर डेप्रीसिएशन उस पर कैलकुलेट करेंगे. Now move to the second example. Bought plant 24,000 on 1st August 2015. Calculate depreciation for the year ended 31st March 2016 at 10% on cost according to ownership months. तो यहां देखिए जो चीज समझने वाली है, we bought the plant, आपने उसकी परचेज डेट देखी 1st अगस्त. यहां पे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट जो है वो 31 मार्च 2016 है. तो जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016 पे एंड हो रहा है तो वो स्टार्ट कब हुआ होगा? ये अब कैलेंडर ईयर नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर है. तो इसके 12 मंथ्स कब से स्टार्ट हो रहे होंगे? तो इसका बड़ा इजी वे होता है कि जो आपकी ईयर एंडिंग डेट दी हुई है उससे वेरी नेक्स्ट डे आप चले जाएं और ईयर प्रीवियस कर दें. 31 मार्च 2016 है तो हम कहेंगे ये 31 मार्च के बाद वेरी नेक्स्ट डे कौन सा आता है? 1 अप्रैल. तो 2015 इसकी स्टार्टिंग डेट होगी 1 अप्रैल 2015. अब आप काउंट करके देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक 12 मंथ्स पूरे हो जाएंगे. मींस के एक ईयर कंप्लीट हो जाएगा. तो ये इजीएस्ट वे है कि जो आपकी ईयर एंडिंग डेट है उससे वेरी नेक्स्ट डे लें और उसके साथ ईयर प्रीवियस वाला लगा दें. जब ऐसा इशू आ जाए ना कि ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो उसका बड़ा इजीएस्ट वे होता है कि आप नेक्स्ट डे जाओ और उसके साथ प्रीवियस ईयर लगा दो, वह आपकी स्टार्टिंग डेट बन जाएगी अगर आपके पास ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2016. यानी ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2015 पे. यानी 31 मार्च से वेरी नेक्स्ट डे होता है 1 अप्रैल.
तो 2000 ईयर एक पीछे जाना है तो 2015, तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक ये फाइनेंशियल ईयर है। और हमने ड्यूरिंग द ईयर बाय किया, यानी 1 अगस्त 2015 को इस प्लांट को हमने बाय किया है। तो इसमें भी हम वही पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे कि सबसे पहले हम डेट ऑफ परचेज से लेकर ईयर एंड डेट तक नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करेंगे। तो डेट ऑफ परचेज है हमारी 1 अगस्त 2015 और 31 मार्च 2016 तक हम नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करेंगे। तो वो बनेंगे, सबसे पहले आ गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2015 के हो गए। और देन फिर 16 स्टार्ट हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, टिल मार्च हमने काउंट करने थे। तो ये टोटल बनते हैं 8 मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स बनते हैं। टिल मार्च तक हमने, यानी अगस्त से टिल मार्च तक हमने मंथ्स काउंट कर लिए, तो वो 8 मंथ्स बन गए। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे उसी तरह जैसे प्रीवियसली किया था। तो 10% ऑफ द 24,000 एनुअल डेप्रीसिएशन आ जाएगी हमारे पास। एनुअल डेप्रीसिएशन आ जाएगी हमारे पास 2400, यानी 10% ऑफ 24,000 जब हम लेंगे तो वो 2400 आ जाएगी। और वो हमारी एनुअल डेप्रीसिएशन है। फिर हम उसे डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, यानी नंबर ऑफ मंथ से, यानी एक साल के नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 मंथ की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। और फिर उसे नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने हमें चाहिए उतने मंथ की हमारे पास डेप्रीसिएशन आ जाएगी। मींस कि हम क्या करेंगे, 8 मंथ्स की कैलकुलेट करने के लिए डेप्रीसिएशन 2400 डिवाइडेड बाय 12 किया, 1 मंथ की आ गई, इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास 8 मंथ की डेप्रीसिएशन आ जाएगी, विच इज इक्वल टू $1600। ये कैलकुलेशन है, 2400 डिवाइडेड बाय 12, 1 मंथ डेप्रीसिएशन, इंटू 8 कर दिया, तो ये हमारे पास 8 मंथ की डेप्रीसिएशन आ गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप पहले एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 1 मंथ डेप्रीसिएशन आ जाएगी। तो फिर उसे जितने भी आपको मंथ्स की डेप्रीसिएशन चाहिए उनसे मल्टीप्लाई कर दें और वो आपके पास उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। और ये सिर्फ आपका ईयर ऑफ परचेज में प्रॉब्लम होएगा या ईयर ऑफ सेल में प्रॉब्लम होएगा, बाकी लाइफ में आपकी सेम, बाकी जितनी भी उस एसेट की लाइफ है उसमें सेम डेप्रीसिएशन चार्ज होती जाएगी। या सेम मतलब फुल ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज होती जाएगी। सिर्फ ईयर ऑफ परचेज में आपको मंथ्स काउंट करके उतने मंथ्स की करनी है, और ईयर ऑफ सेल में ड्यूरिंग, इन बिटवीन दीज 2 ईयर्स, यानी ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल के दरमियान के जितने भी ईयर्स हैं उनमें आप फुल ईयर की डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, कि हर साल पूरे साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब मैं एक डिस्पोजल वाली एग्जांपल इसके साथ ले रहा हूं। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल रिलेटेड टू द डिस्पोजल। फॉर डिस्पोजल ईयर कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डिस्पोजल ईयर में ये होगा कि कैलकुलेट डेप्रीसिएशन और मंथ ऑन द बेसिस ऑफ मंथ ऑफ ओनरशिप। बट ये मंथ ऑफ ओनरशिप आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग डेट ऑफ ईयर जो है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल जो सेलिंग डेट है या सेलिंग मंथ है उस तक मंथ काउंट करेंगे। अब इसकी रीजन भी सुन लें। परचेज में हमने क्या किया, परचेज में हमने जिस डेट से परचेज किया तो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमने मंथ्स काउंट किए। उसकी रीजन ये है बेटा कि जिस डेट से हमने परचेज किया उससे पहले तो वो एसेट हमारे पास था ही नहीं, तो इसलिए हम उसको परचेज के बाद वो हमारे पास आया ना, तो परचेज से ऑनवर्ड मंथ काउंट किया हमने। तो सेलिंग डेट से हमें ईयर के स्टार्ट से सेलिंग डेट तक मंथ काउंट करने हैं। उसकी रीजन ये है कि सेलिंग डेट के बाद वो एसेट हमारे पास नहीं है, वो वाले मंथ हम नहीं काउंट करेंगे, उनकी हम डेप्रीसिएशन नहीं लेंगे। सेलिंग डेट से पहले वाले जो मंथ हैं इस ईयर के, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम उसे सेल कर रहे हैं, तो सेलिंग डेट से पहले वाले मंथ जो हैं वो हमने उसे यूज किया है, वो हमारे पास रहा है, तो हम सेलिंग डेट से पहले वाले मंथ काउंट करेंगे, यानी ईयर के स्टार्ट से, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से लेकर सेलिंग डेट तक हम मंथ काउंट करेंगे, क्योंकि उन्हीं मंथ्स में हमने उसे ओन किया है। और सेलिंग डेट के बाद तो हमने उसे बेच दिया, वो हमारे पास नहीं रहा, तो सेलिंग डेट से पहले पहले वो हमारे पास था। तो इस ईयर में जितने मंथ वो हमारे पास रहा है, जिसमें हमने उसे सेल किया, उस ईयर में जितने मंथ हमारे पास रहा है, हम उतने मंथ की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे और मंथ काउंट करेंगे ईयर के स्टार्ट से
सेलिंग डेट तक। अब मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक एसेट है, कोई भी एसेट मैं ले लेता हूं कि हमने उसको सेल कर दिया 31 मार्च 2017 पे और उसकी ईयर एंडिंग डेट थी। अब मैं वैल्यूज नहीं ले रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, डेट समझा रहा हूं क्योंकि वैल्यू की कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है। तो 31 मार्च 2017 उसकी ईयर एंड डेट थी, सॉरी 31 मई 2017 उसकी ईयर एंड डेट थी और 31 दिसंबर आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट थी, यानी आपका ईयर एंड हो रहा था 31 दिसंबर 2017 पे। तो आपने उसे कब सेल किया? 31 मई से। तो आप क्या करेंगे, जब मंथ काउंट करेंगे तो आप फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट, यानी जैसे ये 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है तो 1 जनवरी पे स्टार्ट हो रहा होगा, तो 1 जनवरी पे से लेकर आप 31 मई तक मंथ काउंट कर लेंगे तो वो बन जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 5 मंथ्स बनेंगे। फिर बता रहा हूं कि जब डिस्पोजल ईयर होगा तो हम फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से सेलिंग डेट तक मंथ काउंट करेंगे। जैसे इसमें हमने 31 मई को उसको सेल किया और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था 31 दिसंबर पे, तो स्टार्ट हो रहा होगा 1 जनवरी पे, यानी 31 दिसंबर पे तो उससे वेरी नेक्स्ट मंथ तो जनवरी बनता है ना, तो जनवरी की फर्स्ट डेट से वो स्टार्ट हो रहा होगा। तो हम 1 जनवरी 2017 से हम उसके मंथ्स काउंट करना शुरू करेंगे टिल 31 मई, तो वो बनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 5 मंथ्स। तो उसी तरह हम इसकी भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे कि पहले फुल ईयर की डेप्रीसिएशन, लाइक जैसे हमने पिछली प्रीवियस 2 एग्जांपल में कैलकुलेट की थी 2400, देन उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हमारे पास 1 मंथ की डेप्रीसिएशन आ जाएगी और फिर उस 1 मंथ की डेप्रीसिएशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। लाइक वो 24,000 का 10% हमने लिया तो वो 2400 आ गया, डिवाइडेड बाय 12 किया तो हमारे पास 200 आ गया और 200 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1000 आ जाएगा और ये हमारी 5 मंथ्स की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। लेकिन वो कैलकुलेशन अब मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मंथ समझाने थे, वो समझा दिए। कैलकुलेशन का वही रूल है, पहले फर्स्ट फुल ईयर की कैलकुलेट कर लें परसेंटेज अप्लाई करके, देन उसे 12 से डिवाइड कर दे, पर मंथ आ जाएगी और पर मंथ को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। तो इस तरह ये कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जो इससे रिलेट करके, वो तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया, ये मैं इसी से रिलेट कर रहा हूं। सेकंड एग्जांपल, सॉरी, एक और इसी से रिलेट कर रहा हूं, तो वो ये है कि हमने ईयर एंड डेट्स को समझाने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं मैं बता रहा, कैलकुलेशन मैंने आपको ओरली समझा दी है और प्रीवियस कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है। तो अब ये सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको डेट समझा सकूं। तो सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर हमारी ईयर एंड डेट 31 जुलाई 2018 है और हमने मशीन सेल किया 30 अप्रैल 2018 को, तो फिर हमारे मंथ्स कैसे काउंट होंगे, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। अब देखें, मैंने आपको पहले समझाया था कि आपने सबसे पहले ईयर की जो स्टार्टिंग डेट है वो पता कर लेनी है, देख लेनी है और उसके बाद फिर आप उसे सेलिंग डेट तक काउंट कर लेंगे। तो जब मैंने अभी आपको ये तरीका भी समझाया कि आप अगर इन बिटवीन कैलेंडर ईयर, यानी जैसे ये 31 जुलाई 2018 को एंड हो रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग डेट निकालने का वेरी इजीएस्ट वे यही है कि आप इससे वेरी नेक्स्ट डे जाएं। 31 जुलाई के बाद वेरी नेक्स्ट डे होगा 1 अगस्त और ईयर उसके साथ प्रीवियस वाला लगा दें तो ये उसकी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी। तो यहां आप देख लें, मैंने नीचे लिखा भी होगा, अगर नहीं लिखा तो ओरली मैं आपको समझा देता हूं कि 31 जुलाई 2018 है, 31 जुलाई 2018 की जो स्टार्टिंग डेट होगी 1 अगस्त 2017, जो कि अभी मैंने रूल बताया है, ठीक है, ये मैंने राइट भी कर दिया नीचे कि 31 जुलाई 2018 को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो हमने 31 जुलाई से वेरी नेक्स्ट डे किया 1 अगस्त के साथ प्रीवियस ईयर लगाया 2017, तो ये हमारी स्टार्टिंग डेट होगी। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तब प्रॉब्लम तब के लिए है जब इन बिटवीन कैलेंडर ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा हो, तो ये उसका इजीएस्ट वे है स्टार्टिंग डेट कैलकुलेट करने का। अगर कैलेंडर ईयर के साथ चल रहे हैं वो तो सबको पता होता है कि 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है तो 1 जनवरी पे स्टार्ट हो रहा होगा।
प्रॉब्लम तब आती है जब जैसे 31 जुलाई, 31 जून, सॉरी 30 जून, 31 अगस्त पे फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो उसकी स्टार्टिंग डेट निकालने का कि कब स्टार्ट हुआ होगा, तो आप उसी डेट से वेरी नेक्स्ट डे जाएं और उसके साथ प्रीवियस ईयर लगा दें, आपकी वो स्टार्टिंग डेट आ जाएगी। तो 31 जुलाई 2018 का स्टार्टिंग डेट आ गई 1 अगस्त 2017, और अब हमने सेल कब किया है? 30 अप्रैल 2018 को। तो हम 1 अगस्त 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक के मंथ्स काउंट करेंगे, तो वो बन जाएंगे अप्रैल, अप्रैल कब हमने उसको सेल किया, सॉरी 1 अगस्त से काउंट करेंगे 30 अप्रैल तक, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दोबारा सुन लें, हमने उसको सेल किया 30 अप्रैल पे, तो हम फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग मंथ से काउंट करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग डेट से। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2017 से। वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कैसे पता चला, क्योंकि 31 जुलाई 2018 उसकी एंडिंग डेट थी, तो स्टार्टिंग होगी 1 अगस्त 2017। तो 1 अगस्त 2017 से ऑनवर्ड 30 अप्रैल तक हमने मंथ काउंट करने हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो ये आप काउंट करके देख लें, ये 9 मंथ्स बनेंगे। तो ये हम 9 मंथ की डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे उसी तरह जैसे हमने निकाली थी। 24,000 10% लिया, 2400 फुल ईयर की डेप्रीसिएशन, और उसको डिवाइडेड बाय 2400 जो फुल ईयर की डेप्रीसिएशन है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, पर मंथ आ जाएगी, और फिर उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मंथ की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। क्लियर हो? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम निकालना है। वो मंथ की डेप्रीसिएशन मैंने आपको 2 एग्जांपल्स में कैलकुलेट कर दी है कि कैसे हम फुल ईयर की डेप्रीसिएशन को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। मेन प्रॉब्लम इसमें मंथ के काउंट का होता है, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली आपको समझ आ गया होगा तो अगर नहीं भी है तो आप इसको दोबारा से एक दफ़ा दोबारा से लेक्चर को देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने हर एस्पेक्ट क्लियर कर दिया है कि आप स्टार्टिंग डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि आपको कैसे पता चलेगा ये स्टार्टिंग डेट क्या है, और फिर हम मंथ्स कैसे काउंट करेंगे। तो हमेशा याद रखें, इन द ईयर ऑफ परचेज हम परचेजिंग डेट से ईयर एंड तक मंथ काउंट करेंगे, और इन द ईयर ऑफ सेल हम ईयर की स्टार्टिंग डेट से सेलिंग डेट तक मंथ काउंट करेंगे। परचेज में परचेजिंग डेट से एंडिंग डेट तक, और इन द ईयर ऑफ सेल स्टार्टिंग डेट से ईयर ऑफ यानी एंडिंग डेट ऑफ सेल तक काउंट करेंगे। यानी ईयर की स्टार्टिंग डेट से ईयर सेलिंग डेट तक हम मंथ काउंट करेंगे। उसकी रीजन ये है कि सेलिंग ईयर में आफ्टर सेलिंग डेट वो हमारे पास नहीं रहा तो वो मंथ हम नहीं काउंट करेंगे, उनकी डेप्रीसिएशन नहीं लेंगे। और परचेजिंग डेट से पहले के मंथ वो हमारे पास नहीं रहा, परचेज डेट से पहले, तो हम उसकी डेप्रीसिएशन नहीं लेंगे। सेकेंड पॉलिसी, द इजिएस्ट पॉलिसी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल ये लिखा होता है, फुल ईयर डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो आपने ईयर ऑफ परचेज है वहां मंथ नहीं काउंट करने, जो आपने 10% लिया वही डेप्रीसिएशन आपकी फुल ईयर की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। हमने 24,000 का 10% लिया था, तो वो 24,000 का 10% 2400 आया, वही हम डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, हम मंथ नहीं काउंट करेंगे, यानी मंथ पे अपोर्शन नहीं करेंगे उसे, एग्जैक्ट हम 2400 लिख देंगे। और सिमिलरली नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, तो हम ये सॉरी नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल में हम उसका जिस ईयर में वो सेल हुआ उस ईयर में हम उस पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं लेंगे, मतलब उस ईयर में उस पर जीरो डेप्रीसिएशन होगी, कोई डेप्रीसिएशन नहीं कैलकुलेट होगी। तो ईयर ऑफ परचेज में हम नॉर्मल वे से जो हमारा मेथड होगा, तो हम उसको परसेंटेज इनटू कॉस्ट कर देंगे, कॉस्ट करके हमारे पास एनुअल डेप्रीसिएशन आ जाएगी, वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। हमें ये मंथ वगैरह काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें उसकी डेट ऑफ परचेज भी देखने की सिर्फ इस हद तक ज़रूरत है कि वो किस ईयर में लाया करता है, उस ईयर में हमने उसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। और ईयर ऑफ सेल में जो एसेट सेल हो गया उस पर हम कोई डेप्रीसिएशन नहीं लेंगे, बाकी जो एसेट्स हमारे पास रहेंगे सिर्फ उन्हीं पे डेप्रीसिएशन लेंगे, जो एसेट सेल हो गया उस पर डेप्रीसिएशन नहीं लेंगे। यहाँ मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं, बल्कि आप लोगों को ये याद रखना है कि जो एसेट सेल हुआ है सिर्फ उसकी डेप्रीसिएशन नहीं लेनी इन द ईयर ऑफ सेल,
बाकी एसेट्स की लेनी है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो ईयर ऑफ सेल में किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं लेते। तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ जो सेलिंग एसेट्स हैं, जो एसेट सेल हुए हैं, उनकी डेप्रिसिएशन आपने इन द ईयर ऑफ सेल नहीं लेनी, बाकी एसेट्स की डेप्रिसिएशन लेनी है। तो इन द ईयर ऑफ परचेज में भी आपने उन पर फुल ईयर डेप्रिसिएशन लेनी है। तो वो उसमें मंथ्स वगैरह काउंट करने का कोई इशू नहीं होगा। तो ये है द मोस्ट कॉमन जो डेप्रिसिएशन पॉलिसीज अडॉप्टेड इन कैम्ब्रिज एग्जाम्स। तो वो यही दो पॉलिसीज हैं, और नॉर्मली जितने भी आपके अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें मेजॉरिटी यही पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं कि आप इतने मंथ्स की ले लें, इतने मंथ्स की ना लें। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो इन केस कोई दूसरी भी पॉलिसी आती है तो वो भी इन्हीं से रिलेटेड ही होती है, या मंथ्स काउंट करने होंगे या फुल ईयर की लेनी होगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, और बाकी जो है पॉलिसीज वो फिर हम बाद में देखेंगे किसी और सिलेबस के साथ। तो यहां तक यही दो पॉलिसीज चलती हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होंगी। तो अ, ये मेरे लेक्चर का एंड है, ख़त्म। अब मज़ीद इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए नहीं रहा। तो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में फ़र्दर आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब जो फ़र्दर हमारा रहता है डेप्रिसिएशन का डबल एंट्री रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसके बाद हम उनके लेजर अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उन्हें कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा। तो अभी तक आज का जो मेरा मेन पर्पस था वो यही था कि वो जो आपको लेजर एंट्रीज हैं उनके लिए आपको ये पॉलिसीज भी समझ आना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये स्पेशल लेक्चर उनके इसलिए बनाया कि आपको ये पॉलिसीज एक्सप्लेन कर सकूं कि ये डेट्स का क्या इशू होगा डेप्रिसिएशन में, ताकि आप इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें, बाद में आपको वहां जाके प्रॉब्लम ना हो और वहां आप इजीली कैप्चर कर सकें वो डाटा या वो इंफॉर्मेशन जो उस लेक्चर में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।